हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर रखा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक इस वीडियो को देखने पर आपको डेटाबेस से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने इसके अंदर आपको टेबल क्या होता है, फॉर्म कैसे बनाया जाता है और फॉर्म को बनाते समय या टेबल को बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर भी बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको मैं उम्मीद दिला दूँ कि इस वीडियो से आपको कभी भी कोई डिसअपॉइंटिंग नहीं होगी, कोई भी निराशा नहीं होगी। आपने अभी तक जहाँ भी एमएस एक्सेस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अब आप एमएस एक्सेस में काम नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप भी एमएस एक्सेस में बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और बाकी लोगों की तुलना में आप कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर ही कर सकते हैं। तो इन्हीं सब उम्मीद के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और इसका अगर अगला पार्ट चाहिए तो भी उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बिना समय को वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या-क्या चीज़ें आपको बता रखी हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में मैं जिस सॉफ्टवेयर की बात करने जा रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज का ही एक सॉफ्टवेयर है, जिसे हम एमएस एक्सेस के नाम से जानते हैं। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, वह एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि डेटाबेस क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं कि जब हम कोई बड़े स्केल पे काम करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं, या फिर हमारे पास बहुत अलग-अलग ब्रांचेज होती हैं जहां पर हम काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें एक डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। डेटाबेस सिंपली अगर हम कहें तो डेटाबेस एक कलेक्शन होता है अलग अलग प्रकार के टेबलों का, जिसके अंदर डेटा होती है। अगर मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं किसी वेबसाइट का। जैसे मान के चलते हैं कि कोई फॉर्म आ जाए, मैं फॉर्म में जैसे बिहार पुलिस या दिल्ली पुलिस किसी भी डिपार्टमेंट की मैं बात करूं कि किसी डिपार्टमेंट ने अपना फॉर्म निकाला है भरने के लिए, तो उस फॉर्म में जो होगा, उस फॉर्म को भरने का एक पूरा प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले हमें उस फॉर्म को भरने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जिस समय हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस समय हमारा डेटा जो होगा, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे बिहार पुलिस की अगर मैं बात करूं, तो हमारा जो डेटा होगा, जो भी हमने रजिस्ट्रेशन टाइम डाला होगा, वो बिहार पुलिस के डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। जब हम बिहार पुलिस के फॉर्म को भरने के लिए साइट को ओपन करेंगे, तो हमारे सामने केवल फॉर्म आएगा। उस फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं और जैसे ही सबमिट करते हैं, वो सारा डेटा चला जाता है बिहार पुलिस की डेटाबेस में। ठीक है, होप कि ये क्लियर हो रही होगी बात। उसके बाद क्या होता है कि उस डेटाबेस में जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालते हो, तो वो भी जाता है बिहार पुलिस की डेटाबेस में ही। ठीक है, बट जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उस टाइम जो डेटा गया था वो किसी और टेबल में गया होगा। ठीक है, और जिस समय आपने एप्लीकेशन डाला, उस समय आपका जो डेटा गया होगा, वो किसी और टेबल में गया होगा। तो समझ पा रहे हैं इस बात को। उसके बाद अगर हम बात करें, तो जब हमारा एडमिट कार्ड जारी होगा, जिस समय हमारा एडमिट कार्ड जारी होगा, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों टेबल से डेटा निकल कर आएंगे। थोड़ा सा डेटा जो होगा रजिस्ट्रेशन वाले टेबल से होगा, थोड़ा सा डेटा जो होगा वो एप्लीकेशन वाले टेबल से होगा, और कुछ इनपुट अलग से डाले गए होंगे। जैसे अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें, तो एडमिट कार्ड पे हमारा, हमने जिस नाम से रजिस्ट्रेशन किया होता है, जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिला होता है, जो हमारा एड्रेस है, जो हमारी क्वालिफिकेशंस है, वो सब तो होती ही है। इसके अलावा में हमारा सेंटर कहाँ पड़ा है, हमारे किस डेट को एग्जाम है, ये सब भी एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड होती हैं।
तो होप कि ये सब समझ पा रहे होंगे कि डेटाबेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब हम बात करें अगर डेटाबेस की, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। हम किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की अगर बात करें, तो कोई कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है, वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। मैं अगर बात करूँ छपरा की यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी की, तो जेपी यूनिवर्सिटी के पास अपना खुद का एक डेटाबेस होगा। और जेपी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लाइक राजेंद्र कॉलेज है, जगदम कॉलेज है। तो ये सभी कॉलेज के पास अपनी वेबसाइट्स है। हम अगर राजेंद्र कॉलेज के पोर्टल पे जाएं और वहां से अपना एडमिशन फॉर्म डालें, तो वो जो फॉर्म होगा वो सीधा जेपी यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में जाकर स्टोर होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस अलग अलग प्रकार के टेबलों का एक कलेक्शन है, जिसमें सभी टेबल आपस में इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस से यही समझिए, डेटाबेस के अंदर हम लोग बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करके रखते हैं और डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करते हैं। एंड वे सभी टेबल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे वो फ्लिपकार्ट का वेबसाइट हो या अमेजोन का वेबसाइट हो या कोई भी ऐसा वेबसाइट हो, तो हमें सबसे पहले खुद को लॉग इन करना पड़ता है। हमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और रजिस्टर्ड होने का मतलब ही ये हुआ कि हमारा जो डेटा है वो चला गया उस वेबसाइट के डेटाबेस के अंदर। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेटाबेस क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो और बात हम करते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस हैं जो हम मार्केट में देखते हैं। मार्केट में कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल हैं, तो मैं अगर उनके नाम आपको एक एक करके बताऊं, तो नाम में सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम मैं आपको बताता हूं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो ये नाम आता है ओरेकल का। ओरेकल ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग वेबसाइट्स बनाने और अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस बनाने में किया जाता है। आप कोई भी मोबाइल ऐप चलाते हैं तो उसके अंदर जो डेटा सेव हो रहा है वो किसी ना किसी डेटाबेस में ही सेव होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम यूट्यूब की बात करें, तो यूट्यूब का डेटा भी क्या होता है, यूट्यूब के डेटाबेस में स्टोर होता है। यूट्यूब के सर्वर पे भी एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो एक हो गया ओरेकल। दूसरा होता है माई एसक्यूएल। इसे कुछ लोग माई सीक्वल भी बोलते हैं, माई एसक्यूएल। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एसक्यूएल का मतलब होता है, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक होता है एमएस एसक्यूएल। एमएस एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और अगर हम बात करें एक और, तो ये जो डेटाबेस है इसका नाम है एमएस एक्सेस। तो आज हम लोग एमएस एक्सेस के ऊपर ही बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया कि पहले डेटाबेस किसे कहते हैं। ये चीज जब हमें पता चल जाएगी, तो डेटाबेस को समझना और क्यों हम डेटाबेस में काम कर रहे हैं ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एमएस एक्सेस के अंदर हम लोग शुरू से शुरू कैसे करते हैं। शुरू से शुरू करने का मतलब हुआ कि सबसे पहले हमें कौन से स्टेप उठाने चाहिए और कौन कौन से काम हमें सबसे पहले करने चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं एमएस एक्सेस को ओपन करने। एमएस एक्सेस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको बाहर से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। हालांकि आजकल जितने कंप्यूटर हैं उसमें ये सॉफ्टवेयर इनबिल्ट आते हैं। और ये हिस्सा किसका है, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस पैकेज का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही एक हिस्सा है एमएस एक्सेस। तो इसे हम लोग बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही आसानी से समझने का कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा कोई एप्लीकेशन हम बनाएं जो कि हमारा फुल्ली ऑटोमेटेड हो। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पे जाना है, और यहाँ से आपको सिंपली सर्च कर लेना है एमएस एक्सेस, या आप ओनली एक्सेस लिखकर भी इसे सर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। मेरे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2010 वर्जन है, तो मैं यही यूज करने वाला हूँ। आपके पास अगर कोई दूसरा वर्जन है तो आप उसे इजिली यूज कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कि जब आप एमएस एक्सेस को खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको ब्लैंक डेटाबेस चुनना होगा। ब्लैंक डेटाबेस का मतलब हुआ कि अभी हम जो है पहली बार डेटाबेस को क्रिएट करने जा रहे हैं, और इसी डेटाबेस के अंदर हम आगे की जितने भी काम होंगे उनको करेंगे। तो ब्लैंक डेटाबेस हमने ले लिया है, और ब्लैंक डेटाबेस लेने के बाद हमें यहाँ पे फाइल का नाम टाइप करना है। फाइल का नाम क्या होगा दोस्तों? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि फाइल का नाम क्या होगा। जैसे मुझे जो बनाना है वो मुझे अपने लिए एक एप्लीकेशन बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने इसका नाम लिखा माय डेटाबेस। तो मैंने ऐसे कुछ नाम इसका रख दिया माय डेटाबेस। कोशिश करिएगा कि नाम में स्पेस ना हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे माय डेटाबेस इसका नाम रख दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ बगल में एक फोल्डर का आइकन दिया है, जिस पर क्लिक करके आप इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं कि ये फोल्डर जो है, ये जो डेटाबेस है, वो कहाँ स्टोर होगा। तो मैं इसे स्टोर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर आपको कहीं पर और स्टोर करना है देन आप यहाँ फोल्डर पे क्लिक करके उसके लिए लोकेशन चूज कर सकते हैं, लोकेशन को बदल सकते हैं। लोकेशन चूज करने के बाद आपको सिंपली इस क्रिएट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आता है। डेटाबेस क्रिएट हो चुका होता है और उसे आप टाइटल बार पे नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे टाइटल बार पे अगर आप देखो तो आपको माय डेटाबेस नाम का एक डेटाबेस मिल रहा है। ओके, अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टेबल वन नाम का एक ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है। इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। डेटाबेस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है हम धीरे धीरे उसको समझेंगे, बट मैं आपको एकदम से बता दूं कि इसके अंदर हमें टेबल पढ़ना होता है, इसके अंदर हमें फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं वो पढ़ना होता है, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो पढ़ना होता है, इवन क्यूरी कैसे करते हैं वो भी हमें इसके अंदर जानना होता है। तो सबसे पहले आप देखो कि आपके सामने टेबल वन नाम का एक बाय डिफॉल्ट टेबल आ चुका है, बट हमें इस टेबल को डिलीट कर देना है, यानी कि बंद कर देना है। हमें इस टेबल की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप जो देखो कि आपके सामने पूरी तरह से एक ब्लैंक डेटाबेस है। पूरी तरह से ब्लैंक का मतलब इसके अंदर अभी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। मैंने क्या बताया कि डेटाबेस जो होता है वो एक कलेक्शन होता है डिफरेंट टेबल्स का। तो इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो सबसे पहले हमें वे टेबल्स बनाने होंगे जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जा सके। बट मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ कि टेबल को कैसे बनाते हैं और उसके अंदर किस प्रकार से डेटा डालते हैं। एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं डेटा टाइप्स। पहले हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि कोई डेटा किस प्रकार का हो सकता है। जैसे अगर डेटा टाइप में हम बात करें तो कुछ डेटा टाइप नंबर होते हैं। तो वैसे फील्ड्स जिनके अंदर नंबर स्टोर करना है उसके डेटा टाइप में हम नंबर रखते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो कुछ डेटा टाइप टेक्स्ट होते हैं, मतलब एक डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट होता है। तो वैसे फील्ड जिनके अंदर हमें टेक्स्ट भरना है उसके लिए हम डेटा टाइप चुनेंगे टेक्स्ट। ध्यान रखिएगा कि अगर आप गलत डेटा टाइप किसी फील्ड में चुनते हैं तो वो गलत डेटा की ही एंट्री करेगा। तो डेटाबेस में काम करते समय आपको इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखना चाहिए
कि डेटाबेस का डेटा टाइप, सॉरी डेटाबेस के अंदर जो टेबल बन रहा है उस टेबल के प्रत्येक फील्ड का डेटा टाइप क्या हो। अब जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। मैं फिलहाल आपको डेटा टाइप्स बता दे रहा हूँ। नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, इसके बाद आता है डेट टाइम। डेट टाइम, तो अगर कोई ऐसा फील्ड है जिसके अंदर डेट भरना है या टाइम भरना है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, लाइक डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ एडमिशन, समथिंग लाइक दिस, ये सब चीजें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम क्या भर सकते हैं और क्या डेटा टाइप होते हैं इसमें, करेंसी होती है, करेंसी। तो करेंसी वैसे में भरते हैं जिसके अंदर कुछ हमें अमाउंट डालना होता है, जिस फील्ड के अंदर हमें कुछ अमाउंट डालना होता है उसमें हम करेंसी लेते हैं। ओके, इसके अलावा होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट को हम लेते हैं किसी फाइल को अटैच करने के लिए। मान के चलिए कि कहीं पर आपको कोई फोटो लेना है, सिग्नेचर लेना है, या फिर कोई पीडीएफ फाइल ही अपलोड करनी है, तो वैसे फील्ड में हम अटैचमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स है जिनका प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। सॉरी। तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं जिनका प्रयोग हम करने वाले हैं। इसके अलावा एक और डेटा टाइप होता है जो होता है यस नो करके, यस नो करके। और एक डेटा टाइप और अगर मैं बात करूं तो ओ एल ई ऑब्जेक्ट करके एक डेटा टाइप और होता है, ओ एल ई ऑब्जेक्ट। बस ये कुछ डेटा टाइप हैं जिनका प्रयोग हमें करना है। और आगे अगर किसी डेटा टाइप का जिक्र होगा तो मैं आपको वहीं पर डायरेक्टली बता दूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी डेटाबेस जान लिया है और हम वापस आ चुके हैं एमएस एक्सेस के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में सबसे पहली चीज होती है टेबल को क्रिएट करना। क्योंकि जब आप डेटा को स्टोर करेंगे तो उस डेटा को स्टोर करके रखने के लिए आपको किसी ना किसी स्पेस की जरूरत होती है। सपोज करो कि आपको क्या करना है, अपने घर में कोई सामान लाना है, कोई भी सामान आपको लेकर आना है अपने घर में। तो पहले आप उस सामान को रखने के लिए स्पेस ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही डेटाबेस के अंदर भी क्या होता है कि जब आपको डेटा भरना होता है तो आप उसके लिए एक स्पेस ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप वो डेटा कहाँ रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं यहाँ पर क्रिएट में। और क्रिएट में आपको देखिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे मैंने कहा कि पूरे डेटाबेस में हमें तीन चार चीजें पढ़नी है, और वे चीजें क्या हैं। तो इसमें से पहली चीज है टेबल, दूसरी चीज है क्वेरीज, तीसरी है फॉर्म्स, उसके बाद रिपोर्ट्स, एंड उसके बाद आपको मैक्रोज एंड कुछ कोड्स पढ़ने होंगे। तो ये धीरे धीरे हम लोग सब चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ टेबल की, तो टेबल में तीन तरह के टेबल हैं। एक ओनली डायरेक्ट आप टेबल बना सकते हैं, दूसरा है टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, और तीसरा है शेयर पॉइंट लिस्ट से आप टेबल को ला सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल से, टास्क से, इवेंट कस्टम, ये सारी चीजें। हमें इतना डीप में अभी फिलहाल नहीं जाना है। डेटाबेस एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डेटाबेस कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बहुत बड़े पैमाने पर इसमें काम किया जाता है। तो हमें बस उतना नॉलेज इसमें चाहिए जिससे कि हम डेटाबेस को अच्छे से समझ सकें। तो मैं आपको यहाँ पर वो सभी चीजें बता दूंगा जिसकी आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हो सकती है, और आप कभी भी डेटाबेस जिंदगी में नहीं भूलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेबल डिजाइन के ऊपर जाएंगे। जैसे ही हम टेबल डिजाइन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक इंटरफेस आता है, जिस इंटरफेस में हमें दो चीजें भरनी होती है। पहली जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं फील्ड का नाम, और दूसरी जो चीज है उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, इनको याद नहीं करना है, ये बस ध्यान में रखना है आपको। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे जो टेबल बनाना है, सबसे पहले आपके माइंड में जाना चाहिए आप टेबल बना किस चीज का रहे हैं, ठीक है। आप टेबल बना किस चीज का रहे हैं इस बात को आपको माइंड में रखना है। तो कोई भी, जैसे ये मेरा पहला टेबल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने किस काम के लिए बनाया है। मैंने अपने संस्था के लिए एक डेटाबेस बनाने का
निश्चय किया है कि मेरे संस्था में जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन सब का डेटा एक जगह कलेक्ट हो। ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक डेटाबेस बनाने का निश्चय किया। तो चलो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। बच्चों का रजिस्ट्रेशन करूंगा, उसके बाद उनका एडमिशन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन, डॉट मत देना, रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे कर दिया नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। और रजिस्ट्रेशन नंबर में जब डेटा टाइप की ओर हम जाते हैं तो हमें एक लिस्ट मिलता है। इस लिस्ट में है टेक्स्ट है, मेमो है, नंबर है, डेट टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर, यस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड एंड लुकअप विजार्ड। ये सभी के सभी हैं डेटा टाइप्स। तो इसके अंदर ना मैं ऑटो नंबर को लूंगा। अब ये ऑटो नंबर ही मैंने क्यों लिया? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो मुझे ये याद रखने की जरूरत नहीं होगी कि उसको क्या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए। एक्सेस ऑटोमेटिकली उसके लिए क्या करेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर देगा। और ये भी इसमें फायदा ये है कि ये कभी भी रिपीटेड ऑटो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं करेगा। सपोज करो कि पहले आपके पास 5 लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो पांचों लोग के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 रजिस्टर हो चुका होगा। तो अगला जो स्टूडेंट का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 6 जनरेट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम इसको ऑटो नंबर लेते हैं। दूसरी चीज, हम इसको प्राइमरी की बना देते हैं। अब प्राइमरी की इसको क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो प्राइमरी की हम इसलिए बनाते हैं कि टेबल के अंदर कोई डेटा डुप्लीकेट ना हो सके। ठीक है। तो ये डेटा की जो रिडंडेंसी है, ये एक टर्म है, डेटा रिडंडेंसी। डेटाबेस का टर्म होता है डेटा रिडंडेंसी। एक ही डेटा का 2 बार एंटर हो जाना ही क्या कहलाता है? डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। तो इससे बचने के लिए हम प्राइमरी की का प्रयोग करते हैं। अब फिर से अगर हम बात करें तो अगर हम एक बार पीछे चलते हैं, एक्सेल की बात करते हैं। अगर एक्सेल के अंदर हम कुछ डेटा डुप्लीकेट डाल देते हैं तो एक्सेल के अंदर कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता है कि वो उसे रोक सके। हाँ, बाद में आप उसको एडिट करके फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन से डेटा डुप्लीकेट है, ये एक्सेल का पार्ट है। बट डेटा तो टाइप हो गया। लेकिन अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में जैसे ही हम कोई डुप्लीकेट डेटा डालेंगे तो आपको एक मैसेज हिट करेगा कि जो डेटा आप डालने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी है। यही होता है आजकल वेबसाइट्स में। अगर आप ऑलरेडी किसी नंबर के साथ लॉगिन कर चुके हैं और दोबारा उसी नंबर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक मैसेज मिलता है, दिस नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऐसा करके मैसेज मिलता है। तो ये मैसेज किसकी वजह से मिलता है हमें? ये मैसेज मिलता है इसी प्राइमरी की वजह से। क्लियर है? इसी प्राइमरी की वजह से हमें ये मैसेज मिलता है, क्योंकि हमने प्राइमरी की लगाया ही इसलिए है कि डेटा के डुप्लीकेट होने को रोका जा सके। डेटा 2 बार ना आ सके टेबल के अंदर। डेटा डुप्लीकेसी, डेटा रिडंडेंसी, इसी चीज को बोला जाता है। इसी वजह से हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या बना दिया है, प्राइमरी की बना दिया है, कि अगर गलती से डेटा डुप्लीकेट आ भी जाता है, मतलब एक आदमी, दो अलग अलग आदमी को एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर हम दे भी देते हैं तो डेटाबेस उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की बना रखा है। और दूसरी बात बताएं अगर आपको, तो एक टेबल के अंदर आप केवल एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। चलिए, अब हम दूसरे में जाएंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद हम लेंगे स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट का नाम ले लेंगे और यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं, इसको ओके कर देना बस सिंपली। स्टूडेंट का नाम किस चीज में होना बेटर है? तो इसमें करेंसी, डेट टाइम ये होगा नहीं, सिंपल सा इसको टेक्स्ट ले लेंगे। ओके। एक चीज और मैं बता दूं, नीचे अगर आप देखें यहाँ पे फील्ड की प्रॉपर्टीज में, तो फील्ड की प्रॉपर्टीज में बता रहा है फील्ड का साइज 255 कैरेक्टर। मतलब आपका जो नाम है वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर का हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन करके इसको 25 कर सकते हैं। मतलब नाम जो होगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 कैरेक्टर का हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज कर दिया हमने। दूसरी चीज, आप इसमें वैलिडेशन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन रूल कुछ लगा सकते हैं कि नाम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।
या फिर यहाँ पर रिक्वायर्ड अभी लिखा है नो, इसको यस कर देते हैं। आपने देखा होगा मैंडेटरी फील्ड्स, मैंडेटरी फील्ड्स का मतलब होता है वे फील्ड्स जिनको भरना कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है रिक्वायर्ड, उसको अगर हम यस कर दें, रिक्वायर्ड को यस कर दें, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ इन चीजों को। अगर इस रिक्वायर्ड को यस कर दिया जाए तो क्या होगा कि नेम को आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं, यही इसका मतलब होता है। तो रिक्वायर्ड को अगर यस कर दिया जाए तो इसका मतलब हो गया कि आप इस सेल को, अर्थात ये नेम वाले कॉलम को भरते टाइम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, इसका यही मतलब हुआ। तो इस प्रकार की सेटिंग भी हम अपने टेबल के अंदर कर सकते हैं, ये हमें डेटाबेस अलाउ करता है। उसके बाद नेम के बाद अगर हम बात करें तो इसी टाइम हम ले लेते हैं फादर्स नेम। फादर्स नेम, आपको ध्यान रखना है कि डॉट का प्रयोग आपको कहीं नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा अंडरस्कोर, एपोस्ट्रॉफी आप ये यूज कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं, डॉट का प्रयोग नहीं करना है किसी भी नाम के साथ, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम भी टेक्स्ट होगा, और इसका भी अगर हम बात करें तो इसकी भी फील्ड प्रॉपर्टी जो होगी, फील्ड का साइज जो होगा वो 25 रख लेते हैं, और अगर रिक्वायर्ड को यस कर दे इसका मतलब इसको कंपलसरी है, इसको भरना ही पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकते, मैंडेटरी बनाने के लिए हम इसको यस करते हैं। तो इसी प्रकार से चलिए मैं फटाफट से इन चीजों को भर लेता हूँ। फादर्स नेम के बाद हम ले लेते हैं मदर्स नेम। मदर्स नेम को भी टेक्स्ट रखेंगे। अच्छा, ये बगल में जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, डिस्क्रिप्शन में आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, इसका टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमने लिया डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में टेक्स्ट लेना बेवकूफी होगी, तो डेट ऑफ बर्थ में हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ में हम लेंगे डेट एंड टाइम। तो आपको ना फील्ड के हिसाब से डेटा टाइप को बदलते रहना पड़ेगा। अब जैसे नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, तीनों के लिए मैंने टेक्स्ट ही लिया क्योंकि इसमें टेक्स्ट ही सुटेबल है। बट डेट ऑफ बर्थ में टेक्स्ट की जगह हम डेट एंड टाइम लेंगे। ओके। इसके अलावा डेट एंड टाइम जब आपने लिया तो यहाँ पर एक चीज प्रॉपर्टी में जाकर आप इनपुट मास्क लगा सकते हैं। इनपुट मास्क क्यों लगाते हैं वो आपको पता चलेगा डेटा एंट्री करते टाइम। फिलहाल तो हम इसके अंदर इनपुट मास्क लगाते हैं। इनपुट मास्क में जब जाएंगे तो इधर 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही आपसे कहेगा कि आपका जो टेबल है वो सेव नहीं है, पहले आप इसको सेव कर लीजिए, उसके बाद में आप काम को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मैंने सेवल को यस कर और इसको एक नाम से सेव कर दिया। इसका नाम मैंने दिया रजिस्ट्रेशन टेबल, रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर टेबल, बस शॉर्ट में ऐसे नाम दे दिया मैंने इसका, क्या, रजिस्ट्रेशन टेबल। ध्यान से देख लीजिए क्या नाम देना है। तो मेरे साथ अगर आप इस चीज को करते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका भी कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से क्लियर होते जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, नो मैटर, बट आपको एमएस एक्सेस की हर एक बारीकी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, इसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। सेव करते ही हमारे सामने फिर एक डायलॉग बॉक्स आया जिसमें है लॉन्ग टाइम, शॉर्ट डेट, शॉर्ट टाइम एंड मीडियम टाइम। क्या हमें रखना है, तो हमें इसमें शॉर्ट डेट रखना है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो डेट में होता है। अब इसमें बता रहा है कि पहले जो है मंथ आएगा, फिर आप डेट भर सकते हो, और उसके बाद में आप ईयर भर सकते हो। इतना करके नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आप इसको फिनिश कर देंगे, बस। इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं करना है। तो इनपुट मास्क केवल डेट ऑफ बर्थ में लगाना है। उसके बाद में हम कहते हैं कि चलो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा, नेम भर गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। इसके अलावा हम इसमें मोबाइल नंबर को भी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर भी हमने ले लिया, और मोबाइल नंबर को ना आप टेक्स्ट ही रहने देना, लेकिन इसमें एक चीज और कर देना, मैं जो बता रहा हूँ इसके अंदर टेक्स्ट ही रहने देना। आपको लग रहा होगा कि मोबाइल नंबर को नंबर क्यों नहीं लें, तो नंबर अगर आप लेंगे ना तो उसमें पॉइंट के बाद 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसमें से गलती से इसको नंबर ले लेते हैं तो क्या होगा कि दशमलव लगा के मोबाइल नंबर के बाद 2 जीरो और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इसमें टेक्स्ट ही छोड़ देंगे, लेकिन एक काम बहुत बढ़िया इसमें कर सकते हैं कि फील्ड का साइज आप 10 सेट कर सकते हैं। तो फील्ड का साइज अगर हमने 10 सेट कर दिया तो इससे फायदा क्या होगा कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज्यादा का लेगा ही नहीं, तो ये इसका एक फायदा हो जाएगा। चलिए, और मोबाइल नंबर डालना रिक्वायर्ड है इसलिए रिक्वायर्ड को भी यस कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो है वो हम ले लेते हैं ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में हम टेक्स्ट नहीं लेंगे,
टेक्स्ट की जगह पर हम लेंगे इसमें हाइपर लिंक। टेक्स्ट की जगह हमने ले लिया इसमें हाइपर लिंक। समझ पा रहे होंगे क्यों लिया है हाइपर लिंक मैंने, इस बात को आप समझ जाइएगा। ओके, तो हमने क्या ले लिया, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, नेम ले लिया, फादर्स नेम ले लिया, मदर्स नेम ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके अलावा हम लोग बाकी की चीजें में जैसे अब पूछ ले लेते हैं कि किस कोर्स के लिए आपने जो है इंक्वायरी की या रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो यहाँ पर हम कोर्स का नाम ले लेते हैं। अब देखो कोर्स के नाम को ना बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ 3-4 कोर्सेज चलते हैं, तो किस कोर्स में एडमिशन लेना है, इस कोर्स के लिए हमें यहाँ पर एक लिस्ट बना देना चाहिए, ताकि लिस्ट के अंदर वो कोर्स हो और उसी लिस्ट में से हम उस कोर्स को चुन पाए। क्योंकि हो सकता है कोर्स का नाम बाई मिस्टेक कुछ और लिखा जा सके। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसमें टेक्स्ट लिया और इसके डेटा टाइप में मैंने यहाँ पे लिया लुक अप विजार्ड। ठीक है, लुक अप विजार्ड। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में दो ऑप्शन मिलेंगे और पहला ऑप्शन कह रहा है कि मैं किसी और टेबल से या क्वेरी से वैल्यूज को एक्सेस कर दो इस फील्ड में, या दूसरा कह रहा है कि आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, मतलब मुझे जो चाहिए मैं खुद से वैल्यू वो टाइप करने वाला हूँ, तो मुझे दूसरा ही ऑप्शन लेना है। उसके बाद में मुझे यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स का लिस्ट बनाएंगे। तो एक ही कॉलम का बनेगा और इस कॉलम के अंदर आप कैप्स लॉक ऑन कर लेना और कोर्स का नाम मेंशन करना, लाइक मी एडीसीए। एंटर मत दबाना, टैब दबाना। अगले में जाने के लिए कभी भी एंटर का प्रयोग मत करिएगा, टैब का प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो एडीसीए हो गया, फिर डीसीए हो गया, अगेन आपने टैब दबाया, टैब बटन कीबोर्ड से दबाया। फिर हमने सीएफए एक कोर्स ले लिया, एक कोर्स ले लिया डीटीपी का, एक ले लिया एडीआईटी का और एक ले लिया ट्रिपल सी का। और इसी तरह से और भी अगर आपके पास कोर्स अवेलेबल है तो आप उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं। इतना करने के बाद इतना करने के बाद आपको सिंपली इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कहेगा लिमिट टू लिस्ट। अगर आप लिमिट टू लिस्ट नहीं करेंगे तो एक फील्ड के अंदर अ, या फिर एक फील्ड के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, तो आपने एडीसीए भी चुन लिया, डीसीए भी चुन लिया, सीएफए भी, ऐसा कर देगा। तो हमें लिमिट टू लिस्ट लगाना है और इसको फिनिश कर देना है। अब फिनिश करने के बाद आप एक चीज नोटिस करना, क्या होगा आपके साथ। यहाँ पर टेक्स्ट का टेक्स्ट ही लिखा रहेगा और आपको लगेगा कि ये तो लुकअप विजार्ड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। बट ध्यान दीजिएगा कि ये लुकअप विजार्ड यहाँ कभी नहीं लिखेगा, यहाँ पर टेक्स्ट ही लिखा रहेगा। तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपका जो लुकअप विजार्ड है वो लग चुका है। आपको सिंपली इसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद छोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि अगला लिखना है। जैसे आपने अब कोर्स लिख लिया तो आपको फी लिखना होगा कि उस कोर्स की फी क्या है। तो फी के लिए जो डेटा टाइप हम डिसाइड करेंगे वो इसी में से कोई होना चाहिए। अपनी मर्जी से आप डेटा टाइप तो ले नहीं सकते हैं, तो इसी में से हमने इसको करेंसी ले लिया। ओके, करेंसी ले लिया। और इसके अलावा आपको अगर लगे कि कोई और भी चीज हमें टेबल के अंदर मेंशन करनी चाहिए तो आप उसको ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें मुझे जो लास्ट चीज लग रही है, मैं एक बार थोड़ा डेटा टाइप देख लूं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। हाइपरलिंक हो गया हमारा, यस नो ठीक है, ओके, ये हो गया। एक चीज जो मुझे लग रही है और वो चीज मुझे थोड़ी ऊपर ही मेंशन करनी चाहिए थी, यहाँ पर मोबाइल नंबर की जगह पे। तो मैंने क्या किया, मोबाइल नंबर पे ऐसे राइट क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट रो कर दिया। इंसर्ट रो किया तो मुझे वहां पर क्या मिला, एक जगह मिल गया और जिसमें मैंने लिखा जेंडर। जेंडर, और जेंडर में टेक्स्ट की जगह हम लोग यहाँ पर फिर से लुकअप विजार्ड का ही प्रयोग करेंगे। और लुकअप विजार्ड में हमने क्या किया, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट करके एक्स इसको किया नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ लिखा, पहला लिखा हमने मेल, दूसरा लिखा फीमेल और तीसरा लिखा ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर करके हमने इसको नेक्स्ट किया, लिमिट टू लिस्ट किया और फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे फिर से टेक्स्ट ही लिखा आएगा, आपको घबराना नहीं है। आपका जो है लिस्ट बन चुका है। अब इसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है फोटो। ठीक है, फोटो में इसमें से हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे,
तो इसके अंदर हम लोग लेंगे अटैचमेंट। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अटैचमेंट हम तब लेते हैं जब हमें कोई पीडीएफ, कोई फोटो या कोई सिग्नेचर अपलोड करवाना होता है। तो ये देखिए, इस तरह से आपका पूरा एक टेबल का जो है स्ट्रक्चर बन गया। ये पूरा टेबल का स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया। इस चीज को आप लिख लीजिए कहीं पे, कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या जैसे आपको रखना है आप इस चीज को लिख लीजिए। तो हमारा टेबल बनके रेडी है। बस एक बार कंट्रोल S बटन दबा लेना है ताकि ये चीज सेव हो जाए। अब आपको देखो, मैं व्यू के बारे में बता दूं, व्यू क्या होती है। व्यू का मतलब होता है कि हम टेबल को अलग अलग व्यू में कैसे देखें। चलो, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली जाना है होम टैब के अंदर या डिजाइन टैब, दोनों में से कोई भी टैब आप यूज कर सकते हो। होम टैब या डिजाइन के टैब के अंदर आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा। व्यू पे आपको अभी चार तरह के व्यू मिल रहे हैं। पहला व्यू है डेटा शीट व्यू, पाइवोट टेबल व्यू, पाइवोट चार्ट व्यू एंड डिजाइन व्यू। अभी एक्टिव जो है हमारा डिजाइन व्यू एक्टिव है। डिजाइन व्यू में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन व्यू के माध्यम से हम लोग टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। और डेटा शीट व्यू में जाकर हम लोग टेबल को क्या कर सकते हैं, डेटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का नाम से क्लियर है। डेटा शीट व्यू में जाके टेबल के अंदर डेटा को फिल किया जा सकता है, और डिजाइन व्यू से टेबल के अंदर कुछ सुधार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो अभी यहाँ से तो कर ही सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप ये जो टेबल का नाम शो कर रहा है, यहाँ पे जो टेबल का नाम आपको शो कर रहा है, इस नाम के ऊपर राइट क्लिक करो, तो भी आपको यहाँ पर डेटा शीट व्यू देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ सेव का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप यहीं से इसको सेव भी कर सकते हैं और यहीं से डेटा शीट व्यू में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो डेटा शीट व्यू में हम चलते हैं और देखिए आपका जो टेबल है कुछ इस प्रकार से खुलकर आएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपने रजिस्ट्रेशन में ऑटो नंबर डाला था, तो इसके अंदर आप कुछ भी डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ देना है, बिकॉज वो ऑटो जनरेटेड है, अपने आप वो जनरेट होगा। आपको सिंपली यहाँ पे नेम से स्टार्ट करना है। तो नेम में मैं एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ मोहन का। तो मैंने लिखा मोहन कुमार। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए उसका ऑटोमेटिकली 1 जनरेट हो चुका है। फादर्स नेम में मैंने यहाँ पे लिखा सुबोध माझी। ठीक है, तो सुबोध माझी मैंने यहाँ पे फादर्स नेम लिखा। मदर्स नेम में मैंने लिखा सुनीता देवी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में ध्यान देना, डेट ऑफ बर्थ में हमने एक चीज लगाई थी जिसका नाम है इन इनपुट मास्क। ये लगाया था हमने डेट ऑफ बर्थ के अंदर। इसका क्या फायदा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 12, तो ऑटोमेटिकली इसमें स्लैश आ गए। अगर आपने इनपुट मास्क नहीं लगाया होता तो ये जो स्लैश ऑटोमेटिकली इसमें आए हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो स्लैश यहाँ पर आए हैं, ये स्लैश इसमें नहीं आए होते। ठीक है, तो 12 डाल दिया हमने, फिर यहाँ पे 15 डाल दिया, और यहाँ पे डाल दिया 2000, डेट ऑफ बर्थ है ना 2003, तो 12-15-2003 हमने डाल दिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था, इनपुट मास्क। अब जेंडर में क्या है, जेंडर में एक देखिए यहाँ पे बटन आ रहा है छोटा सा, इस बटन को ही हम लुकअप विजार्ड कहते हैं। इसी बटन को हम क्या कहते हैं, लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड जो हमने लगाया था इसी के लिए लगाया था कि हम यहाँ पर क्या डालेंगे, मेल डाल देंगे। उसके बाद ओके, तो इसके बाद हम बात करते हैं मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर आप देखो, तो मोबाइल नंबर के अंदर हमने एक लिमिट लगाया था कि मोबाइल नंबर जो होगा वो 10 डिजिट से ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे टाइप करके देखो कि 10 डिजिट से ज़्यादा ये मोबाइल नंबर लेता है कि नहीं। तो जैसे ही आपके 10 डिजिट पूरे हो जाएंगे कि आप कितना भी नंबर टाइप कर लो, उससे ज़्यादा मोबाइल नंबर एक्सेप्ट, मतलब इसके अंदर टाइप ही नहीं होगा। तो ये एक अच्छा फायदा है इसका। उसके बाद आप आ जाओ ईमेल में। तो ईमेल के अंदर जब हम आएंगे, तो ईमेल में सपोज मैंने जो भी नाम लिखा है, जैसे मोहन लिखा है, आई थिंक मोहन कुमार है, तो मैंने यहाँ पर उसका नाम लिखा मोहन राज 123@gmail.com। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ईमेल आईडी। देन कोर्स में भी आप याद करो कि कोर्स में भी हमने लुकअप विजार्ड लगाया था। तो कोर्स में भी आप देखो, तो यहाँ पर लुकअप विजार्ड के अंतर्गत जो भी कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं वे सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं।
आपको इसमें से जो कोर्स देना है वो दे दीजिए। देन उसके बाद उसका फी मेंशन आप कर दीजिए। यहाँ पर हमने इसका फी मेंशन कर दिया एंड लास्ट में यहाँ पर था फोटो। ठीक है, तो फोटो में आपको क्या करना है, यहाँ पे अटैचमेंट 0 लिख रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और मैनेज अटैचमेंट पे जाना है। ठीक है, जब आप मैनेज अटैचमेंट पे जाएंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है कि ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक डायलॉग बॉक्स फिर से खुलेगा जिसके अंदर से आपको पिक्चर चूज करना होगा। ये ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ बॉयज़ के फोटोज रखे हैं। आप रियल इमेज चाहें तो ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में जहाँ भी आपने इमेज रखा है उस लोकेशन पे जाना है एंड वहाँ से उस पिक्चर को लेकर सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। हालांकि ये पिक्चर आपको यहाँ दिखेगी नहीं। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे यहाँ पर अटैचमेंट जो होगा वो 1 आ गया होगा। इसका मतलब आपने यहाँ पर एक फाइल ऐड कर दी है। हालांकि वो पिक्चर आपको दिखेगी नहीं। इस पे जब आप डबल क्लिक करेंगे देन आपको वो पिक्चर दिख सकती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली ओपन पे क्लिक करना है और आपको वो पिक्चर दिख जाएगी कि आपने उसके अंदर कौन सी पिक्चर ऐड कर रखी है। ठीक है, तो चलिए, होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ से करते हैं। तो एक डेटा हमने भर लिया और जैसे ही हम टैब दबाएंगे तो हम अगले डेटा को भरने के लिए नीचे वाले रो में आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेबल कैसे क्रिएट करनी है इसकी जानकारी मिल गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक दूसरा टेबल तैयार करेंगे और फिर इन दोनों टेबल्स के बीच में जो होगा एक लिंकिंग करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है सीखेंगे कि कैसे एक टेबल से दूसरे टेबल को लिंक किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें दूसरा टेबल कैसे बनाना है। दोस्तों, ये जो टेबल था, ये टेबल मैंने बनाया केवल और केवल रजिस्ट्रेशन के डेटा को रखने के लिए। लेकिन अगला टेबल बनाने से पहले मैं आपको फिर से एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि जब आपने कोई टेबल बना लिया तो उसी के साथ आप उसका फॉर्म डिजाइन कर लीजिए। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी हमारे लिए, टेबल और फॉर्म को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब आपने एक टेबल बना लिया तो अब उस टेबल के लिए आप एक फॉर्म डिजाइन कर लीजिए ताकि उस फॉर्म के अंदर आप डेटा को इजीली भर पाएं। ठीक है, तो आप याद रखना, फॉर्म इंडिविजुअल नहीं बनता है। टेबल बन जाने के बाद आप उस फॉर्म को बनाते हैं और फॉर्म के अंदर डेटा डालते हैं। अब फिर से मैं एक बार और रिकॉल करना चाहूँ कि बिहार पुलिस का अगर साइट पे, मतलब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि बिहार पुलिस ने अगर अपनी कोई वैकेंसी निकाली तो उसके लिए वो फॉर्म जनरेट करती है, ना कि टेबल। ठीक है, आपके जैसे लाखों लोगों ने वो फॉर्म भरा होगा, तो आपसे पहले कुछ लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा, आपके बाद भी कुछ लोग भरेंगे, लेकिन सबका डेटा कहाँ जाएगा, एक ही टेबल में जाएगा। बट जब फॉर्म आपको सामने खुलता है तो वो एक ब्लैंक फॉर्म होता है। आपको उस फॉर्म को केवल भरना होता है एंड सबमिट कर देना होता है। अब वो डेटा कहाँ चला जाता है, तो वो चला जाता है बिहार पुलिस की जो डेटाबेस है उसके उसके डेटाबेस में चला जाता है और उसके रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में चला जाता है। तो सिंपली हम भी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित काम को करेंगे। जैसे अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन टेबल तो बना लिया, अब हम एक ऐसा फॉर्म डिजाइन करेंगे कि जिसपे डेटा अगर हम डालें तो वो डेटा सीधा कहाँ चला जाए, रजिस्ट्रेशन वाले टेबल में पहुंच जाए। ठीक है, चलिए इस काम को कैसे करते हैं। इस काम को करने के कई सारे तरीके हैं। पहले आप फॉर्म बना के बाद में टेबल से जोड़ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली टेबल के थ्रू ही फॉर्म बना सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं इसको बनाने के। तो हम इसमें से सबसे सिंपल तरीका अपनाएंगे, डायरेक्ट टेबल से फॉर्म को कैसे बना लिया जाए। सबसे पहले आप नोटिस करना कि यहाँ पे कोई चीज़ खुली नहीं होनी चाहिए। खुली भी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसको सेव करके बंद कर देना। जो भी टेबल आपने खोल रखा था उसके अंदर जो भी डेटा आपने भरा, जैसे ये टेबल मान लो कि खुली हुई थी, तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के लिए दो तरीके हैं। एक, आप यहाँ लास्ट पे क्लिक कर सकते हैं या आप टेबल के नाम के ऊपर राइट क्लिक करके और क्लोज कर सकते हैं। तो मुझे ये तरीका अच्छा लगता है, राइट क्लिक करके क्लोज करना। आप भी प्रैक्टिस कर लेना। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है यहाँ पे होम क्रिएट टैब के अंदर
आपको मिलेगा फॉर्म का सेक्शन। इस फॉर्म के सेक्शन में आप देखो कि आपको मिल रहा है एक फॉर्म, यानी जो डायरेक्टली क्रिएट हो जाएगा। एक लिखा है फॉर्म डिजाइन, इसमें आपको खुद से फॉर्म को क्रिएट करना पड़ेगा। एक लिखा है ब्लैंक फॉर्म, इसमें आपको खाली फॉर्म मिलेगा, उसके बाद आपको फिर से डिजाइन में जाकर आपको उसे डिजाइन करना पड़ेगा। और एक है फॉर्म विजार्ड। विजार्ड का मतलब दोस्तों होता है जादूगर। फॉर्म बनाने का एक मतलब जादुई तरीका, यहाँ पे ऐसे कह सकते हो। तो हम इसी को क्या करेंगे, इसी से करेंगे, मतलब एकदम से आपका क्या होगा, फॉर्म बन के रेडी हो जाएगा। तो कैसे ये करना है, तो इसके लिए सिंपल से क्या करना है, पहले आपके पास एक टेबल होना जरूरी है, क्योंकि बिना टेबल के फॉर्म क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप कर सकते हैं लेकिन आपको फिर बाद में टेबल क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं, आप इसी तरीके से आगे बढ़िए। आगे आपको क्या करना है कि फॉर्म विजार्ड पे जाना है। जैसे ही आप फॉर्म विजार्ड पे जाएंगे, देन आपसे पूछा जाएगा टेबल या क्वेरी का नाम। तो आपके पास अगर एक से ज़्यादा टेबल या क्वेरीज होंगी तो इसमें वहाँ उसका लिस्ट शो कर रहा होगा, बट हमारे पास तो केवल एक ही टेबल है, सो हमारे पास कोई भी टेबल या क्वेरी का एक्स्ट्रा लिस्ट हमें शो नहीं कर रहा है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि जितने भी इस टेबल के अंदर हमने फील्ड्स बना रखे थे, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ इधर शो कर रहा है। और इधर लिख रहा है सेलेक्टेड फील्ड्स। दो तरह है, एक है अवेलेबल फील्ड्स जो आपके पास मौजूद हैं, और एक है सेलेक्टेड फील्ड्स जो आपको सेलेक्ट करना है, जिससे आपको फॉर्म क्रिएट करना है। तो फिलहाल तो मुझे सबसे फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैं एक एक करके सबको भेज देता हूँ। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके सबको एक बार भेज सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी सजेस्ट आपको नहीं करूंगा कि सबको आप एक बार में भेजो। आप एक एक करके भेजना। पहले रजिस्ट्रेशन नंबर को भेज दिया, उसके बाद नेम को भेज दिया, फिर फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स फी एंड फोटो। मैं इसी वजह से आपको मना कर रहा था कि आपको सब नहीं भेजना है, क्योंकि ये जितने भी डॉट वाले हैं ना, फोटो डॉट फाइल डेटा, फोटो डॉट फाइल फ्लैग, फोटो डॉट फाइल नेम, इनको आपको उस साइड नहीं भेजना है। तो जितने भी डॉट वाले हैं उनको आपको इधर ही रहने देना है। बाकी जो जेन्युइन चीज़ें थी जो हमने टेबल के अंदर डाली थी, वो चीज़ें यहाँ पर आ गई। अच्छा दोस्तों, ये आ क्यों गया, ये इतने सारे एक्स्ट्रा फील्ड क्यों आ गए, क्योंकि हमने टेबल के अंदर एक फोटो इंसर्ट कर दिया था। अगर हमने टेबल के अंदर फोटो इंसर्ट नहीं किया होता ना, तो ये जो जितने भी आ रहे हैं फोटो डॉट फाइल डेटा या फोटो डॉट नेम, ये आपको यहाँ पर शो नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप बिना टेबल में डेटा भरे आ गए होते तो यहाँ पे ये शो नहीं करता। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो डॉट वाला फाइल है ना, फोटो डॉट फाइल डेटा, इनको इधर ही रहने देना है। इनको लेफ्ट साइड में ही छोड़ देना है, और राइट साइड में आपको उन्हीं चीज़ों को भेजना है जो चीज़ आपने टेबल में मेंशन की थी, क्योंकि इन्हीं का हमें फॉर्म जनरेट करना है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो फॉर्म है उसका लेआउट कैसा होगा, कॉलम में होगा, टैबुलर होगा, डेटा सीट होगा, जस्टिफाइड। सिंपली आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कॉलमनर चुनकर नेक्स्ट कर देना है। तो कॉलमनर ऑलरेडी चुना है, बस आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो पूछेगा व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर फॉर्म, आप अपने फॉर्म के लिए क्या टाइटल रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टेबल को हटाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखना उचित समझा, क्योंकि मेरे फॉर्म का नाम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। उसके बाद कह रहा है कि आप इस फॉर्म को किस मोड में खोलना चाहते हैं, व्यू इन्वायरमेंट में, व्यू और इंटर इन्फॉर्मेशन मोड में, या मॉडिफाइड डिजाइन में। तो देखो, जब फॉर्म बन के आएगा ना, तो वो पूरी तरह से जो है सही नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो उसे अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए हमें उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। हालांकि हम वो बाद में भी कर सकते हैं, तो हमें सिंपली अभी कुछ नहीं करना है, फिनिश पे क्लिक कर देना और देखना है कि ये फॉर्म बनाकर दे कैसा रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने फिनिश किया, आप देखना कि ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, एक फॉर्म बनकर आ गया है। और ये फॉर्म कुछ अच्छे से अरेंज नहीं है, लेकिन आप देखो कि टेबल के जितने डेटा हैं सब कुछ इस पर आ चुके हैं। ओके, तो अब हमें इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपको व्यू बदलना पड़ेगा। फॉर्म तो हमने क्रिएट कर लिया है, फॉर्म विजार्ड से जाकर हमने फॉर्म को क्रिएट कर लिया है, और इस फॉर्म के अंदर हम डेटा भर भी सकते हैं। बट अभी हमें इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा व्यू के अंदर,
और व्यू में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन व्यू लेना पड़ेगा। जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगा और इस स्क्रीन पर आप देखो कि यहाँ पे छोटे-छोटे ब्लॉक्स में छोटे-छोटे डॉट्स बने हैं, जो कि काम करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी देते हैं मुझे खासकर। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं कि राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से ग्रिड्स को हटा देते हैं। ये जो ग्रिड लिखा है इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं। अभी आपका फॉर्म पूरी तरह से ब्लैंक हो गया है। अब आप इस पूरे फॉर्म में 3 चीज़ें देखेंगे। ऊपर लिखा होगा फॉर्म हेडर, जो फॉर्म के टॉप में आता है उसे हम बोलते हैं फॉर्म का हेडर। बीच में लिखा है डिटेल, डिटेल यानी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म की है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है या ऑलरेडी फिल हो चुकी है। और अगर लास्ट चीज़ हम बात करें सबसे नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो मिलेगा वो होगा फॉर्म फूटर, जो कि बंद है, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं नीचे, फॉर्म फूटर। तो ये है आपका पूरा फॉर्म, पूरे फॉर्म का स्ट्रक्चर। अब इसको सुधारना कैसे है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसको सुधारने के लिए। हमें एक हाइट विड्थ, जेन्युइन हाइट विड्थ पता करनी है कि कितना हाइट और कितना विड्थ रखा जाए कि फॉर्म हमारा अच्छा लगे। तो देखिए इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जैसे मैं नेम के हाइट का ही सबको रखना चाहता हूँ, नेम का हाइट जितना है, नेम का विड्थ जितना है, उतना ही सबका रखना चाहता हूँ। तो पहले मैंने नेम को किया क्लिक, और नेम को क्लिक करने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी शीट के ऊपर। हालांकि हम अल्ट इंटर दबा के भी प्रॉपर्टी शीट पर जा सकते हैं, अल्ट के साथ इंटर बटन दबा के भी हम प्रॉपर्टी शीट पर जा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी हम प्रॉपर्टी शीट पर जा सकते हैं। तो 3 तरीके हैं हमें प्रॉपर्टी शीट पर जाने के। चलो, तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इधर, जैसे हमने ये नेम वाला सेलेक्ट किया है तो नेम की प्रॉपर्टीज, मतलब नेम की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो आपको इधर साइड में दिख रही हैं। आपको ऑल पे क्लिक करना है एंड आप यहाँ पर देखो कि विड्थ दिया हुआ है कितना 2.16 और हाइट दिया है 0.2292। बहुत इधर है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम इसको 2.2 कर दे रहे हैं, विड्थ को कर दे रहे हैं 2.2 और हाइट को कर दे रहे हैं 0.25। ओके, तो सिंपली हमें याद हो जाएगा अब आराम से 2.2 या 2.5 कर लो, इसको 2.5 कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2.5। तो 2.5 जो है विड्थ हो गई और हाइट जो हो गया वो 0.25 हो गया। चलो यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब उसका जो फील्ड का साइज था वो थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, अब बाकी हमें क्या करना है कि एक ही बार इन सबको सिलेक्ट करना है। बस एक बात का ध्यान रखना कि फोटो को सिलेक्ट मत कर लेना। ठीक है, फोटो को छोड़ के सबको सेलेक्ट कर लिया और लेफ्ट वाले साइड को छोड़ के हमने सबको सेलेक्ट कर लिया। और सबका अगर हम कॉमनली देखें हाइट और विड्थ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है क्योंकि किसी का हाइट विड्थ ज़्यादा है किसी का कम है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2.5 और हाइट में लिखा 0.25, जो हमने अब इसके पहले बनाया था, किसके लिए, नेम के लिए। एंटर करते ही आप देखना कि ये सभी के सभी आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हाइट विड्थ हम ऐसे सेट कर सकते हैं। अब फोटो का क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि फोटो को हमें दूसरे साइड लगाना है। तो फोटो को हम यहाँ से उठा कर ले जाएंगे और यहाँ पर फिट कर देंगे, ऐसे कॉर्नर पकड़ेंगे इसका और इसको हम यहाँ पर फिट कर देंगे। ओके, अभी आप देखना ध्यान से, एक चीज़ और है कि यहाँ पर ये फोटो का जो साइड वाला कॉलम था, लेफ्ट वाला जो था, वो यहीं रह गया है। अगर हम इसको पकड़ के और इधर उधर करेंगे तो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम यहाँ जो कॉर्नर पे दिया हुआ है ऊपर, जो इसके ब्लैक कलर का बॉक्स दिया है, उसको पकड़ के हम इस यहाँ से मूव कर सकते हैं, तो ये सिंगली मूव हो जाएगा और इसको हमने यहाँ पर लगा दिया। ओके, अब आप देखो कि आपके फॉर्म का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का हो गया है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फोटो वाले कॉलम को इधर घसका ले रहे हैं, और ज़्यादा हो गया। ओके, दैट्स इनफ। और इसमें आप देखना कि ये जो फोटो लिखा हुआ है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको भी हमने छोटा कर लिया। साथ ही साथ थोड़ा कंट्रोल ई कर दिया ताकि सेंटर में चला जाए, कंट्रोल बी कर दिया ताकि थोड़ा बोल्ड हो जाए, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन से हल्का सा इसका साइज इंक्रीज कर दिया। ये सब एमएस वर्ड में आपको पता होगा। ओके, इसके बाद आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं
एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि किसी के बीच की दूरी जो है कम है और किसी के बीच की दूरी जो है अधिक है, तो हमें सबके बीच की दूरी को इक्वल रखना है। तो इसके लिए हमें सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा फोटो को छोड़ के। फोटो को छोड़ के हमने ऐसे दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों को सेलेक्ट करना है। सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, तब आपको जाना है, एक टैब है जिसका नाम है अरेंज, इसमें जाना है और इसमें जाने के बाद में आपको स्पेसिंग, साइज एंड स्पेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा इक्वल वर्टिकल का ऑप्शन, यानी वर्टिकली सभी चीज़ें क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी बॉक्सेस थे उनके बीच की दूरी एग्जैक्ट सेम हो गई है। बट एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, कि ये जो ईमेल आईडी है या जो ये जो मोबाइल नंबर है, इसका लेफ्ट वाला बॉक्स जो है राइट वाले की तुलना में थोड़ा सा मतलब पतला है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने इसकी विड्थ भी बदली थी। तो कोई नहीं, हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे। और चूंकि इसका जो विड्थ है वो तो सबका इक्वल है, बट हाइट इक्वल नहीं है। तो हाइट को इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे क्या जाते हैं, हाइट देखिए 0.2292 है, इसको मिटाते हैं और 0.25 कर देते हैं, जो कि पिछले वाले की थी। अब ये आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। क्लियर? तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो हमें करनी थी अपने फॉर्म के लिए। अब फॉर्म तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, अच्छे से डिज़ाइन भी कर लिया है, और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हम इधर काट देते हैं। इसके अलावा ऊपर जो हेडर में लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको पूरा अच्छे से हम लिखते हैं। यहाँ पे इसको चौड़ा कर लिया और मिटाकर हमने इसको लिखा, क्या लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और कंट्रोल ई, पहले एक बार एंटर दबा लेना, और कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर होगा। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये शॉर्टकट की दबाकर हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, साइज हल्का सा इसका इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मेट टैब के अंदर जाकर, यहाँ पे फॉर्मेट टैब के अंदर जाकर हम इसका कलर भी बदल सकते हैं। जो लिखने का इसका कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक कर दिया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं तो वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हेडिंग्स दी गई है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, इस हेडिंग को हम सेलेक्ट करके और फिर फॉर्मेट टैब से हम इसको ब्लैक कलर कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी, तो ये तो अपनी जगह पे ठीक है। चलिए, इतना हो गया हमारा फॉर्म का प्रोसीजर। फॉर्म कैसे बनाना है वो हमने देख लिया, मतलब बनाना तो इजी था, बट उसको अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा ताकि हमारा फॉर्म जो है अच्छा दिखाई दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें ना समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो इसी तरह से कंटिन्यू बने रहिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो एक्सेस का है वो समझा दूंगा यहाँ पे। चलिए, अब जो करेंगे हम काम, वो काम है यहाँ पर, वो काम है हमारा ये फूटर को बनाना। मतलब ये देखो, स्पेस यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिख रहा है ना, इस स्पेस को आपको ऐसे डिक्रीज कर लेना है, यहाँ से पकड़ के इसे ऊपर कर लेना है ताकि ये स्पेस कम हो जाए। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फूटर वाले हिस्से को और ज़्यादा कर लेना है। अच्छा, ये फूटर हम किस काम में लाएंगे? हेडर का तो चलो माना हेडिंग देने के लिए हमने यूज कर लिया। कंटेंट के अंदर हमने जो कंटेंट है, डिटेल के अंदर जो टेबल का कंटेंट था वो आ गया है, वो ऑटोमेटिक आया है, हमने बस उसको अरेंज कर दिया इधर उधर करके। और फूटर में हम क्या डालेंगे, तो फूटर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ हम बटन्स बनाएंगे। ठीक है, बटन्स किस लिए बनाएंगे तो आप एक एक करके देखते जाइए हम बटन्स किस लिए बना रहे हैं। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, डिज़ाइन के अंदर जाना है, और यहाँ पर डिज़ाइन में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ये है सेलेक्ट, इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम है लेबल, और इसका नाम है बटन। ठीक है, तो आपको इसमें से बटन ऑप्शन लेना है। बटन लेने के बाद में आपको इसे सिंपली यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, जैसे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं ना, उसी प्रकार से आपको इसे ड्रॉ कर देना है। जैसे ही ड्रॉ करेंगे, यहाँ बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये ड्रॉ किया तो हमारे सामने एक एक्शन खुल गया, कमांड बटन विजार्ड खुल गया है। इसके अंदर से हम कमांड चुन सकते हैं कि हमारा बटन किस प्रकार का काम करेगा। तो सबसे पहला कमांड, जैसा मैं कमांड बता रहा हूँ आप बस उसी को करना, उसके अलावा कोई और नहीं।
यहाँ पे लिखा है गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड एंड गो टू लास्ट रिकॉर्ड, तो हमें यहाँ पे करना है गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पिक्चर लगा लीजिए बटन पे, कुछ इस प्रकार का पिक्चर आएगा, साइड में आप देख सकते हैं इस प्रकार का पिक्चर आएगा, या तो आप टेक्स्ट लगा लीजिए। ठीक है, तो टेक्स्ट लगाएंगे तो ऐसे फर्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ आएगा, आप चाहें तो बदल भी सकते हैं। मुझे पिक्चर अच्छा लगता है स्पेशली, तो मैंने पिक्चर लगाया। और पिक्चर में दो ऑप्शन है आपके पास, एरो भी लगा सकते हैं ऐसा, और ये भी, तो मुझे ये सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, गो टू फर्स्ट का। तो इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से कर दिया नेक्स्ट। यहाँ पे सैंपल आप देख सकते हैं साइड में दिखा रहा है। नेक्स्ट किया, कमांड का नाम इसका बता रहा है, इस बटन का नाम कमांड 23 है। अगर आप चाहें ना तो इस बटन का नाम अभी भी बदल सकते हैं, इस बटन का नाम कमांड 23 की जगह फर्स्ट कर सकते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत है नहीं हमें, तो हम सिंपली इसको क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब देखो कि यहाँ पर एक बटन क्रिएट हो गया है, और ऐसे ही आपको बारी बारी से अलग अलग बटन बनाने हैं और उस पर अलग अलग एक्शन ऐड करने हैं। ठीक है, टाइम तो लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने में टाइम लगती है, तो टाइम थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। फिर से हम यहाँ पर बटन पे जाते हैं और हमने इसके इक्वल में थोड़ा सा गैप देकर इसके बराबर में, आप ये टेंशन मत लेना कि हमारा बटन छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, आपको बस बना देना है। बनाने के बाद में आपको कहाँ जाना है, बनाने के बाद में आप यहाँ पर देखो लिखा होगा गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। दूसरा जो बटन हम बनाने वाले हैं वो है गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, पिछले रिकॉर्ड पर जाएं। ठीक है, तो गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड किया, नेक्स्ट करने पे आपको गो टू प्रीवियस के लिए आइकन यहाँ दिखा रहा है कि ऐसा आइकन आएगा, चलेगा, आइकन चूंकि हम यूज कर रहे हैं चलेगा। हम यहाँ पे कर देते हैं फिनिश। आप देखो कि यहाँ पर गो टू फर्स्ट का है और ये गो टू प्रीवियस का है। उसी प्रकार से हम अगला बटन फिर से बनाएंगे, तो बार बार आपको डिज़ाइन से जाके बटन लेना पड़ेगा। तो अगला बटन हमने फिर से बनाया, हमारे सामने फिर वही डायलॉग बॉक्स आएगा और इस डायलॉग बॉक्स में हम खोजेंगे न्यू रिकॉर्ड। तो इधर एक्शन में हमको कहीं भी न्यू रिकॉर्ड नहीं मिला, तो हम इधर से कैटेगरी चेंज करेंगे। कैटेगरी में हमने किया रिकॉर्ड ऑपरेशन, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही में मिल गया ऐड न्यू रिकॉर्ड। इस पे गए, नेक्स्ट किया, हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो ऐसे स्टार मार्किंग करके और एक ऐसे पेंसिल का। तो हम क्या करते हैं, इसमें से चलो पेंसिल वाला मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे ओके किया, फिनिश किया, नेक्स्ट करके फिनिश किया। यहाँ पर एक और बन गया। अब इसके बगल में हम जो बटन बनाने वाले हैं, आप भी इसी क्रम में बनाना, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। इसके बगल में हम जो बटन बनाने वाले हैं वो किस चीज़ का बनेगा, तो वो बनेगा दोस्तों गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का। गो टू नेक्स्ट, ये दिखा आइकन, फिनिश। तो आप देखो इधर क्या है, गो टू फर्स्ट, गो टू प्रीवियस, न्यू, नेक्स्ट। तो न्यू के इधर नेक्स्ट, न्यू के इधर प्रीवियस, इधर लास्ट होना चाहिए। एक और बटन हम बनाते हैं, एक और बटन हम बनाते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बटन हो रहा है, होने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है उससे। चलिए, तो यहाँ पर हम बनाते हैं गो टू लास्ट, ये दिखा गो टू लास्ट। आप आइकन देख सकते हैं इसका, और इसके बाद में फिनिश कर सकते हैं। तो हमारे ये चार बटन बन चुके हैं, गो टू फर्स्ट, प्रीवियस, न्यू, नेक्स्ट एंड लास्ट। तो ये चार बटन बन गए। इसके अलावा तीन बटन, चार बटन और हमें चाहिए, वो कौन से बटन होंगे देखते हैं। तो सबसे पहला बटन हमें जो इसके बाद बनाना है वो बटन बनेगा हमारा सेव करने के लिए। कोई रिकॉर्ड अगर हम डालते हैं तो उसको सेव करना पड़ेगा, तो इसके अंदर सेव का तो है नहीं, हम रिकॉर्ड ऑपरेशन में चलते हैं, इसमें देखते हैं, ये रहा सेव रिकॉर्ड का ऑप्शन, इसको लेना है, नेक्स्ट करना है। एंड सेव के लिए ऐसा सिंबल आ रहा है और चेक मार्क भी आ रहा है, एक ये चेक भी है और ये भी है, हम इसी को लेते हैं। ठीक है, एक जगह लिखा है शो ऑल पिक्चर्स, तो जितने भी पिक्चर्स होंगे वो सब शो करेंगे, हालांकि इसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं, हमें तो सेव से मतलब है, सेव रिकॉर्ड, एक है सेव, ये वाला ऑप्शन जो है वो अच्छा रहेगा, तो इसको हम ले लेते हैं, सेव करके नेक्स्ट किया एंड फिनिश किया। तो आप देखो कि यहाँ पर सेव के लिए भी बटन हमने बना लिया। अब इसके अलावा हम सेव के बाद क्या बनाने वाले हैं, तो सेव के बाद हम बनाने वाले हैं डिलीट। जैसे सेव कर सकते हैं तो हम डिलीट भी तो कर सकते हैं उसे, तो डिलीट के लिए हम जाते हैं और डिलीट के लिए फिर से कैटेगरी बदलते हैं और इसी में हमें मिल जाता है डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट में गए, नेक्स्ट पे गए, नेक्स्ट पर आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक ट्रास का ऑप्शन मिल रहा है, एक डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम शो ऑल पिक्चर करते हैं तो डिलीट का भी एक ऑप्शन हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से, डिलीट क्वेरी है, डिलीट रिकॉर्ड है,
ठीक है, तो आपको जो इसमें से आइकन अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रास्कैन है, तो आपको जो इसमें से आइकन अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको डिलीट वाला ही यूज़ करूँगा और यहाँ से फिनिश कर दूँगा। अब आप देखो कि आपके सभी बटन बन चुके हैं या नहीं बने हैं। तो मेरे हिसाब से अभी सभी बटन नहीं बने हैं। हमें एक बटन और बनाना है जिसका नाम है फाइंड। पहले तो हम फाइंड करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हो सकता है हमें खोजना भी पड़े। तो हमने यहाँ पे किया ड्रॉ और इसके बाद हमने किया यहाँ पे फाइंड रिकॉर्ड, नॉट फाइंड नेक्स्ट। हमने यहाँ पे क्या किया, फाइंड रिकॉर्ड। और फाइंड रिकॉर्ड करने के बाद हम यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में हमें देखिए यहाँ पर ये आइकन मिल रहा है। आप चाहें तो इसमें शो ऑल करके देख सकते हैं। ऑल कुछ अगर आइकन आपको दिख जाए इसमें अच्छा तो आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, एक यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस है। तो ये आइकन्स है छोटे छोटे, आप इनको चेक कर सकते हैं। मैं इसमें फाइंड देख ले रहा हूँ कहीं मिल जाए मुझे बढ़िया सा फाइंड का ऑप्शन, फिल्टर, फाइंड नेक्स्ट, फॉन्ट। चलो, तो फाइंड का कुछ है नहीं कुछ खास करके, तो हम इसमें जो दे रहा है उसी को ले लेते हैं, ये वाला, एंड देन नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं। ये फाइंड हो गया और फाइंड के साथ साथ हम एक लास्ट बना लेते हैं जिसका नाम है एग्जिट। और देखना लास्ट को आपको यहाँ बनाना है, ये सटा के नहीं बनाना है। ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, उसका एक रीज़न है। तो लास्ट को आपको यहाँ बनाना है जितना दूर में आपको चाहिए। और लास्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ से कैटेगरी चेंज करना है फॉर्म ऑपरेशन में, और इसमें लिखा होगा क्लोज फॉर्म, ये ले लेना है। नेक्स्ट करना है। क्लोज के लिए ऐसा आइकन मिल रहा है या स्टॉप आइकन मिल रहा है, तो हम एग्जिट टूरवे ही लेते हैं और नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं। तो टाइम तो थोड़ा देना पड़ेगा इसको एडिट करने के लिए। अब देखो इसको करना क्या है, आपको सारे बटन्स को एक साथ से सेलेक्ट करना है। एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आप सिंपली रूलर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो जब आप रूलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लाइन इनके बीच से जाएगी और सबको सेलेक्ट कर देगी, या फिर आप ऐसे ड्रैग करके इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सभी बटन्स को हमने कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है अरेंज में, जैसे कि इसके पहले गए थे। अरेंज में जाना है। अरेंज में हमें पहले मिलेगा अलाइन, तो अलाइन पे जाके हमें टॉप कर देना है। इससे क्या होगा कि सभी बटन ऊपर से एक लाइन में आ जाएंगे। यहाँ देखिए आप, ऊपर से सभी बटन एक लाइन में आ गए हैं। उसके बाद में हमें जाना है स्पेस में, और उस समय हमने किया था इक्वल वर्टिकल, क्योंकि हमें वर्टिकली अरेंज करना था। इस बार हमें हॉरिजॉन्टली अरेंज करना है, इसलिए हमने क्या किया, इक्वल हॉरिजॉन्टल किया। जैसे ही हम इक्वल हॉरिजॉन्टल करेंगे सारे बटन इक्वली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है, सिंपल तरीका है कि किस प्रकार से आप जो है बटन्स को बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग्स की बात करूं इसकी, तो फॉर्मेटिंग के लिए आप चले जा सकते हैं फॉर्मेट टैब में, और यहाँ पर होगा क्विक स्टाइल। ठीक है, तो क्विक स्टाइल से जाकर आप इसके लिए एक अच्छा सा कलर चूज कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छा सा स्टाइल चूज कर सकते हैं। तो मुझे स्टाइल अच्छा लग रहा है, मैंने ये ले लिया। अगर आप क्या कर सकते हैं, इसका शेप भी बदल सकते हैं, लाइक राउंडेड कॉर्नर बनाना है वो बना सकते हैं। और स्टाइल में ये वाला स्टाइल ले लेते हैं। चलिए, तो ये सभी बटन्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको जो बताया अभी, वो क्या बताया कि एक टेबल कैसे बनाते हैं और एक उसका फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं अगर इसका लुक आपको दिखाऊं, तो लुक देखने के लिए कि ये फॉर्म कैसा बना है, आपको व्यू बदलना पड़ेगा। व्यू बदलने के लिए आपको डिज़ाइन में जाना है, व्यू में जाना है और फॉर्म व्यू लगाना है। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म व्यू में चले जाना है। अब आप देखो कि यहाँ पे फॉर्म व्यू के अंदर आपको सभी डेटा फील्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और नीचे कुछ बटन्स हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ ना कि जब मैं बटन के ऊपर माउस को ले जाऊँ तो यहाँ पे फिंगर का सिंबल आए, ऐसा सिंबल आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे ना फिर से एक बार इसको जाना पड़ेगा, कहाँ पे, डिज़ाइन व्यू में। राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद आपको पता है कि क्या सेलेक्ट करना है, सारे बटन्स को सेलेक्ट करना है। सभी बटन सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको जाना है प्रॉपर्टी शीट के अंदर। प्रॉपर्टी शीट में आपको मिलेगा यहाँ पर
अदर करके एक ऑप्शन, और उसी अदर में आपको मिलेगा कर्सर ऑन एच ओवर। जब हम उसके ऊपर कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ लिखा है डिफॉल्ट, हमें इसे चेंज कर देना हाइपर हैंड में। बस ये एक छोटा सा आप काम आपको कर लेना है। अब जब आप इसको चेंज करेंगे व्यू इसका, और इसका व्यू लगाएंगे हम फॉर्म व्यू, तब आपको कुछ इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। परिवर्तन क्या है कि जब आप इसके ऊपर माउस को लेकर आएंगे तो ये हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसको फॉलो आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करते हो तो आपसे पूछेगा यस और नो। अगर यस करेंगे तो डिलीट होगा, नो करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। अगर यहाँ से फाइंड करेंगे तो आपको पूछेगा कि आप बताइए कि क्या खोजना चाहते हैं, तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप पिछले रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, और यहाँ से आप अंतिम रिकॉर्ड मतलब सबसे शुरू के रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ कि थोड़ी सी कोडिंग होगी इसके अंदर। अगर हम कर ही रहे हैं तो पूरा अच्छे से कर लेते हैं इसको। अगर हम सेव पे क्लिक करें तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आए और उसमें लिखा हो सेव सक्सेसफुल। ठीक है, ऐसा कुछ आना चाहिए। अभी हम सेव कर रहे हैं तो हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमारा डेटा सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको करने के लिए हम फिर से एक बार चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ही अंदर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर हम वापस से डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, और डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम उस पर्टिकुलर बटन को चुनेंगे जिसमें हमें ये चेंजिंग करनी है। हमें चेंजिंग करनी कहाँ पर है, सेव वाले बटन में। ये बटन है सेव का, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और आपको जाना है बिल्ट इवेंट्स में। ठीक है, जैसे ही आप बिल्ट इवेंट्स में जाएंगे आपके सामने ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ऐसा कुछ स्क्रीन आ जाएगा। अब इस स्क्रीन में आपको थोड़ी सी कोडिंग्स लिखी हैं, इन कोडिंग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि क्या लिखा है क्या नहीं। हालांकि अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑन एरर, एरर होने की स्थिति में क्या करेगा, और एरर होने की स्थिति में अगले पे चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कमांड सेव रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर एक मैसेज है, क्या लिखा है, इफ लेस देन ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर कोई एरर नहीं हो, देन मैसेज बॉक्स, सॉरी अगर कोई एरर होता है तो मैसेज बॉक्स आना चाहिए, और उसमें क्या लिखा होना चाहिए, जो भी एरर आ रहा है वो लिखा होना चाहिए, और एक बीप का मैसेज होना चाहिए। ये इसमें लिखा है। ठीक है, इतना है। और यहाँ लिखा है इंड इफ, बस इतना लिखा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐड तो है ही, ऐड न्यू एक्शन, इसमें हम लिखेंगे इंड इफ, लिखा है ना, तो इंड इफ में ना जाके, सॉरी यहीं पर आपको क्लिक करना है। ओके सॉरी, हाँ ठीक है, आपको ये मैसेज बॉक्स वाले पे क्लिक करना है। तो नीचे लिखेगा एंड ऐड न्यू एक्शन, कहाँ पे क्लिक करना था हमें, यहाँ पे टाइप के पास या मैसेज बॉक्स पे कहीं पे एक जगह क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखेगा टाइप न्यू एक्शन। यह भी इंड इफ होने से पहले ही आपको करना है। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ऐड इल्स। देखो मैं जो भी बता रहा हूँ बस आपको एज इट इज कर लेना है, क्या है क्यों है लॉजिक नहीं लगाना है अभी। तो ऐड इल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इल्स पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ प्लस का सिंबल मिल रहा है, आपको इसमें से चुनना है मैसेज बॉक्स, इसमें से आपको चुनना है मैसेज बॉक्स। जैसे ही आप मैसेज बॉक्स चुनेंगे तो यहाँ पे कहेगा टाइप योर मैसेज, तो मैसेज में हम क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, बस। अब देखो मैं इसका मतलब समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि इफ, यदि कोई एरर आता है तो, देन लिखा है ना, तो मैसेज बॉक्स आएगा, और जो भी एरर होगा वो एरर आपको यहाँ पर मैक्रो एरर डॉट डिस्क्रिप्शन नाम दिया है, सेव कर शो हो जाएगा। ये सिस्टम के द्वारा जनरेट किया है, और एक बीप का मैसेज आएगा। और इल्स का मतलब होता है नहीं तो, इसका मतलब होगा यदि, यदि एरर हुआ तो, और इसका मतलब हुआ यदि एरर नहीं हुआ तो, इसीलिए मैंने एल्स ऐड करने को बोला। तो जैसे ही एल्स ऐड किया तब क्या हो, यदि अगर कोई मैसेज कोई एरर ना हो तो सीधा आपको मैसेज आएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, और आपको यहाँ पे करना है सेव, एंड यहाँ से करना है क्लोज।
इतना करने के बाद चलिए हम जो चाहते थे वो हुआ कि नहीं देख लेते हैं। फॉर्म व्यू में जाते हैं एंड फॉर्म व्यू में जाने के बाद हम सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं। देयर इज नो एरर और हमें एक मैसेज भी मिल रहा है जिस मैसेज पे लिखा है कि रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है जो मैंने आपको बता दी। जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड डालेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटाबेस है वो पूरा एक एप्लीकेशन की तरह काम कर रहा है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टेबल क्या होता है, सबसे पहले चीज़ डेटाबेस क्या होता है वो समझ में आ गई। डेटाबेस को कैसे बनाना है वो समझ में आ गया। डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करना है और टेबल को क्रिएट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है वो समझ में आ गया। उसके अलावा जब आप टेबल बना ले तो उसके अंदर डेटा कैसे भरना है और डेटा भरने के लिए एक फॉर्म कैसे क्रिएट करना है ये भी आपको मैंने बता दिया। साथ ही साथ फॉर्म को एडवांस और कैसे बनाना है ये भी मैंने बता दिया। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरी तरफ से आपके लिए गारंटी है। ओके, तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। चलिए एक नया डेटा डाल के देख लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे। ठीक है, एंड करेंगे। नया डेटा डालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है न्यू वाले पे और यहाँ पर हमें नाम भरना है। जैसे नाम में हमने भर दिया, सॉरी ये डायलॉग बॉक्स हटा देते हैं। नाम में हमने भर दिया, मैं अपना भर देता हूँ अमित कुमार। ओके, और उसके बाद में फादर्स नेम, अच्छा मेरा नहीं है ये किसी और का है। फादर्स नेम मैंने भर दिया राजेश सिंह। उसके बाद मदर्स नेम में भर दिया मैंने वीना देवी। ओके, डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम भरते जाएंगे। यहाँ पे हमने भर दिया 15/10/2023। ओके, इसके बाद में ये अपने आप कन्वर्ट हो गया 10/15/2023। ठीक है, उसके बाद में जेंडर में हमने क्या भरा, यहाँ पे मेल भर दिया। उसके बाद में मोबाइल नंबर में हमने 10 डिजिट का कुछ मोबाइल नंबर यहाँ पर पुट कर दिया, 10 डिजिट से ज़्यादा लेगा भी नहीं। उसके बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पर अमित राज 3343@gmail.com। उसके बाद में कोर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन दिया है, इसमें से आपने कोर्स चुन लिया, ADIT चुना और ADIT की जो फ़ी है 8000 वो डाल दी। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर हमें पिक्चर डालना है। तो पिक्चर डालने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप में जैसा सिंबल आता है ना वैसा सिंबल आ गया होगा, इस सिंबल पे क्लिक करना है, ऐड पे जाना है और ऐड पे जाने के बाद में आपको पिक्चर्स को क्या करना है, इसमें से सेलेक्ट करना है। तो जो भी पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे वो पिक्चर यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओके करते हैं और वो पिक्चर आपको यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट जो रिकॉर्ड है उसके अंदर पिक्चर इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो जो पिक्चर है उसका फॉर्मेट JPG फॉर्म नहीं है। अगर JPG या PNG फॉर्म में पिक्चर है आपका तो वो यहाँ शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने मैसेज आएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ओके कर देंगे और हमारा ये जो रिकॉर्ड है वो सही से सेव हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 2 रिकॉर्ड है। प्रीवियस पे जाके हम पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं, फिर प्रीवियस पे जाके हम उसके भी पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं। नेक्स्ट पे जाके हम अगला रिकॉर्ड देख सकते हैं और नेक्स्ट पे जाके आगे जा सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करें तो हम सीधा पहले वाले रिकॉर्ड पे आएंगे और लास्ट पे क्लिक करें तो सीधा अंतिम रिकॉर्ड पे पहुंचेंगे। इसके अलावा सेव आप समझ ही गए हैं। डिलीट अगर आप करना चाहें तो डिलीट यहाँ से यस नो करके कर सकते हैं। इसके अलावा फाइंड अगर आप करना चाहें तो फाइंड करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के थ्रू। जैसे मुझे देखना है कि ADIT में किसने एडमिशन लिया, तो मैंने बस ADIT डाला और फाइंड किया तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलो रोल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 1 किया तो ये 1 का रिकॉर्ड है, अगर मैंने 2 किया तो 2 का रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड चेंज होते हुए दिखाई देगा। अगर हम यहाँ 1 करते हैं तो ये 1 का रिकॉर्ड आ जाएगा, अगर 2 करते हैं तो 2 का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हो गया ये। और लास्ट जो बटन हमने बनाया था वो बटन बनाया था किसके लिए, ये बटन बनाया था फॉर्म को क्लोज करने के लिए। जैसे इस पे क्लोज करेंगे यस नो करके यस कर देंगे, ये फॉर्म क्रिएट क्लोज हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, किस तरह से डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है और उस टेबल का यूज करना है ये भी आपको
समझ में आया होगा। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है कि जब हमने फॉर्म के अंदर दूसरा डेटा भरा, हमने ये जो दूसरा डेटा है, सेकंड डेटा जो है वो हमने फॉर्म के अंदर भरा, तो क्या ये टेबल के अंदर भी गया होगा? तो हम एक बार टेबल को भी खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल के अंदर भी वो डेटा आ चुका है। तो यही फ़ायदा है इसका, एमएस एक्सेस का। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस। अगर आपको इसके ऊपर काम करना आ जाता है तो आप कभी भी इस सॉफ्टवेयर के अलावा दूसरे सॉफ्टवेयर पे डेटाबेस का काम नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आपसे बस एक उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और पूरा वीडियो को हमेशा देखने को बोलेंगे। ठीक है, जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आने वाला है कि एमएस एक्सेस होता क्या है। तो लाइन बाय लाइन हर वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। तो वीडियो को में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरे इस मेहनत को आप अप्रिसिएट ज़रूर करेंगे। चलिए, और आगे हम जो है ना, इसी वीडियो सीरीज को अभी कंटिन्यू करेंगे। एक क्लास में पॉसिबल नहीं है कि एमएस एक्सेस को पूरा ख़त्म किया जा सके, तो मुझे मिनिमम इसको ख़त्म करने में 5 क्लास लगेंगे, यानी कि मिनिमम 5 घंटे का क्लास मेरा होगा। लेकिन 5 घंटे की इस क्लास में आपको कंप्लीट कंप्लीट आपको जो है एमएस एक्सेस का मैं चीज़ें बता दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बता देना। और इसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मिलूंगा आपसे जल्द ही अगले वीडियो में इसी के एक अगले पार्ट में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।